करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध, दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर जारी रहेगी चर्चा। नौ महीने बाद धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से हुई फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। पीएम ने कहा, आपका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को करेगा प्रेरित। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव पर ईडी का शिकंजा कसा। पटना स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में हो रही है पूछताछ। और ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद रूस यूक्रेन के बीच 30 दिन के सीमित युद्ध विराम पर बनी सहमति। पूर्ण युद्ध विराम के लिए शांति वार्ता तुरंत होगी शुरू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद से जुड़ी हुई खबरों के साथ। संसद की आज की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज की कार्यसूची की बात की जाए तो दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा के बाद लौटाए गए विभिन्न विनियोग विधेयकों को रखा जाएगा। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब बात सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से वो 9 महीने तक वहीं फंसी रही। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए हैं। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। और वहीं नासा ने कहा है कि वाणिज्यिक क्रू मिशन के लिए ये एक बड़ा सप्ताह है। क्रू की सफल लैंडिंग के बाद अच्छा लग रहा है। Sometimes seem easier than they are if I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then over the weekend
once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today, adjusting the timeline. You know, it's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step to step, but there's usually different paths along the way. So the weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. First commercial crew program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom capsule back home, and its fourth flight is now in the history books. और वहीं नासा के ऑपरेशन इंटीग्रेशन मैनेजर बिल स्पेश ने कहा कि क्रू ने 150 से अधिक शोध किए हैं। Nick and Alexander both spent 171 days in space on this trip, seeing the arrival and departure of 4 different visiting vehicles to the ISS. Butch and Sonny spent 286 days in space, and they got to see 8 different visiting vehicles coming and going from the ISS. We stay really busy as we talk about all these vehicles coming and going from the station. Nick and Butch each conducted 1 spacewalk, and Sonny conducted 2. That actually gave Sonny the record for most time on spacewalks by a woman, and puts her 4th overall in terms of time outside doing spacewalks. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार ना मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और असाधारण साहस की कहानी है। मैं उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। वहीं भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ की एक तस्वीर साझा कर लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको मिस किया। ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन के तौर पर अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आज सुबह 3:27 पर जब सुनीता विलियम्स का लौटना हुआ तो ये सबके लिए गर्व, गौरव और राहत भरा पल था। उन्होंने कहा कि भारत की योजना अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है जिसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेंगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है
कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान मिशन के बारे में भी लोकसभा में जानकारी दी। चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा, फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ, और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया। धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत डॉल्फिन्स ने किया। दरअसल लैंडिंग के दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उनको रिसीव करने के लिए नासा की टीम बोट के साथ मौजूद थी, जहां बेसब्री से अंतरिक्ष यात्रियों का इंतजार किया जा रहा था। वहीं समुद्र में एक और दिलकश नजारा देखने को मिला। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही डॉल्फिन कैप्सूल के आसपास तैरते हुए देखे गए। बेहद खूबसूरत दृश्य था जब डॉल्फिन्स ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाते नजर आईं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल से मुलाकात की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल, थाईलैंड, लग्जमबर्ग, लातविया और मालदीव सहित विभिन्न देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बैठकों की तस्वीरें साझा की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने अपने नेपाली समकक्ष आरजू राणा देउबा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाइल पोप्सोई के साथ बैठक की। इस दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ेगा। नागपुर में 17 मार्च की शाम को हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में है। नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जारी है। महाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ये मामला सीधे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट इसकी सुनवाई का दिन तय कर दे। भूषण के आग्रह पर शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को केस सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए, लेकिन सरकार ने कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था।
बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय पत्रकारिता के प्रतिष्ठित सम्मान रामनाथ गोयनका अवार्ड्स का आयोजन आज दिल्ली में किया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के ओबेरॉय होटल में होगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष रामनाथ गोयनका अवार्ड्स का 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ डे की शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि सीआरपीएफ डे 2025 पर हमारे सीआरपीएफ कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन है जब 1950 में फोर्स को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया था। इनकी वीरता और बलिदान देशभक्तों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को नमन। और आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस AGMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। इस 2 दिवसीय बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया कर रहे हैं। ये पहली बार है जब भारत आतंकवाद विरोधी EWG की सह अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में 10 आसियान सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ 8 संवाद सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस भाग लेंगे। इसके अलावा तिमोर लेस्ते और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि भी बैठक में शिरकत करेंगे। इसमें आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरे से निपटने के लिए एक सशक्त एवं व्यापक रणनीति तैयार करने पर चर्चा केंद्रित होगी। ADMM प्लस इसमें भाग लेने वाले देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच व्यवहारिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में ये वास्तविक सहकारिता के 7 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनमें आतंकवाद प्रतिघात, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय खदान कार्रवाई और साइबर सुरक्षा शामिल है। इन क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए EWG की स्थापना की गई। और नागपुर में हुई हिंसा और कर्नाटक में ठेके में मुस्लिम आरक्षण को लेकर लाए जा रहे बिल पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए सांसद दिनेश शर्मा से हुई विशेष बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, नागपुर में ये कहा जा रहा है कि जो कुछ घटना हुई इसमें बाहरी तत्वों का हाथ है, मुख्यमंत्री ने ऐसा। शंका तो जाहिर होती है कि आप देखो कि अचानक यहाँ संभल पे लोग निकल के हिंसा करने लगते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अचानक आप देखो मुजफ्फरनगर में शुरू कर दिए थे। अचानक अगर आप राजस्थान का देखिए तो वहाँ शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश। ये कोई ऐसा गैंग है जो हिंदू और मुसलमान में संघर्ष कराना चाहता है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसने मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, और बिल भी लाने जा रहा है। देखिए, मुस्लिम बंधुओं का आर्थिक उन्नति हो वो मोदी मॉडल से ही संभव है।
सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, कि राशन दे रहे हैं सबको, मकान दे रहे हैं तो सबको, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं सबको, लेकिन इस प्रकार के वर्ग विभेद पैदा करके जो कांग्रेस कर रही है, मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान के जिन्ना वाली मुस्लिम लीग होती तो भी इतना तुष्टिकरण नहीं करती। दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग भी इस तरह का तुष्टिकरण नहीं करती जैसा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत सरकार के रुख को गलत बताने वाले अपने बयान पर पछतावा जाहिर किया है। शशि थरूर ने मंगलवार को रायसीना डायलॉग 2025 के दौरान स्वीकार किया कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 2022 में जो रुख उन्होंने अपनाया था वो सही नहीं था। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी, ज़ेलेंस्की, पुतिन दोनों को गले लगाते हैं। So 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. कांग्रेस नेता शशि थरूर के भारत के रूस यूक्रेन कूटनीतिक रुख से सहमत होने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुच्छ राजनीति को राष्ट्र नीति से ऊपर रखती है। डॉक्टर शशि थरूर ने माना कि जो यूक्रेन रशिया पे कांग्रेस की नीति थी वो गलत थी, और जो मोदी जी ने, देश की सरकार ने जो विदेश नीति चलाई वो बिल्कुल सही थी। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन से भी गले मिल सकते हैं, ज़ेलेंस्की से भी गले मिल सकते हैं, दोनों से बात कर सकते हैं, रशिया से भी, यूक्रेन से भी, यूएस से भी, रशिया से भी। परंतु कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करती है। कांग्रेस ने ऐसी कई नीतियों का, जो राष्ट्र नीति में कहलाती है, राष्ट्र सुरक्षा नीति होती है या विदेश नीति होती है, उस पर ओछी और दलगत राजनीति की, केवल अपने कुछ अंक बढ़ाने के लिए। पर इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए, ये डॉक्टर थरूर ही एक प्रकार से बता रहे हैं। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने एलन मस्क और डोज के यूएसएड को बंद करने के प्रयासों पर रोक लगा दी है। संघीय न्यायाधीश ने कहा कि यूएसएड को बंद करने के उनके प्रयासों ने संभवतः अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया है। मैरीलैंड में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज थियोडोर चुआंग ने एक फैसले में मस्क और एजेंसी को आदेश दिया कि वे अपने प्रत्यक्ष और अनुबंध कर्मचारियों के लिए यूएसएड के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बहाल करें, जिनमें हजारों ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके साथ ही डोज को और कटौती करने से भी रोक दिया गया है। ये निर्णय वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में आया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। इधर संघर्ष विराम के बाद गाजा में हवाई हमले जारी रहने के कारण इजराइल ने हमास पर दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की है। उनकी ये टिप्पणी गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बाद आई है, जिसमें 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली राष्ट्रपति ने इन हवाई हमलों को महज शुरुआत बताते हुए कहा कि क्षेत्र में लड़ाई पूरी ताकत से फिर से शुरू हो गई है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल जब तक हमास को खत्म नहीं कर देता और आतंकवादी समूह द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को रिहा नहीं करा लेता, तब तक आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने इन हमलों का दोष पूरी तरह से हमास पर डाला है। वहीं खाड़ी देशों और यूरोपीय संघ ने हमलों पर चिंता व्यक्त की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गाजा में नागरिक और आवासीय क्षेत्रों पर इजरायली हवाई हमले जारी रहने से क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता पैदा हो सकती है और पूरे क्षेत्र में हिंसा बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कुमार कलिता और खेल संस्था के कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों को एक जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कलिता का नामांकन भी खारिज कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन द्वारा की गई जाँच के बाद कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जैन को जाँच के लिए BFI ने नियुक्त किया था। ये जांच उस शिकायत के बाद की गई जिसमें दोनों पर अनाधिकृत धन निकासी, फर्जी बिलिंग और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। वहीं भारत के सबसे प्रतिष्ठित खो खो टूर्नामेंट में से एक 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल तक पुरी के जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। भारतीय खो खो महासंघ के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में कुल 74 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 30 राज्यों की टीमें और एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, BSF, महाराष्ट्र पुलिस और CISF जैसी प्रमुख संस्थागत टीमें शामिल हैं। और इसके साथ ही अब तक के समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।